नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे अपने देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप नई परख को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर हम प्रोफेसर दुबे के साथ देश की राजनीति और उसके कुछ ज्वलंत पहलुओं के बारे में रोज चर्चा करते हैं। अभय सर नमस्कार। मायावती ने यह घोषणा कर दी है कि अब वो और उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप उनकी इस घोषणा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी या फिर जो गैर भाजपा दल हैं, उनके पास कोई और विकल्प बचता है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ें अगर मायावती साथ नहीं आती? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 7-8 महीने हैं और मायावती ने अभी घोषणा की है, आगे जाके ये घोषणा बदल भी सकती है। हो सकता है कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद और खास तौर से जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम आ जाएँ और जब वो देखें कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, तो हो सकता है कि वो अपने इस इरादे को बदल दें। लेकिन उन्होंने अभी घोषणा की है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कोई गठजोड़ करने वाली नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम अपनी उसकी इस घोषणा को हम मई के महीने में प्रोजेक्ट करें, जबकि लोकसभा के चुनाव के लिए वोट पड़ रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होगा? मायावती सब जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वो उम्मीदवार मायावती का जो मुख्य समर्थन आधार है, खासतौर से जाटव, उसके वोटों को प्राप्त करेगा या उन्होंने जिस बिरादरी को टिकट दिया होगा, उस बिरादरी के कुछ वोटों को प्राप्त करेगा। अगर उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया है, तो कुछ ब्राह्मण वोट से जरूर मिलेंगे। अगर उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो कुछ मुसलमान वोट से जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से मायावती एक निश्चित मात्रा में और जो मायावती के उम्मीदवारों के लिहाज से एक सम्मानजनक मात्रा होती है, संख्या होती है, मायावती वोट प्राप्त करेंगी और वो सारे वोट दरअसल भाजपा विरोधी वोट होंगे। अगर कल्पना कीजिए, अगर मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ हो जाए और फिर जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उन उम्मीदवारों को सारे भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण करने का मौका मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब अखिलेश और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठजोड़ हुआ था, जिसको बुआ भतीजे की जोड़ी बोला जा रहा था, अगर आप उसको देखें, वो गठजोड़ कामयाब नहीं हुआ, वो भाजपा को नहीं हरा पाया, लेकिन उसने भाजपा की कुछ सीटें कम कर दी थी। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर भाजपा की 15 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली थी और उसमें 11 सीटें जीतने का श्रेय अकेले मायावती को था। अगर आप उस वक्त के पोस्ट पोल डेटा के ऊपर गौर करें, चुनाव उपरांत जो सर्वेक्षण लोकनीति ने किया था, उस पर आप गौर करें, तो आप पाएंगे कि मायावती के खाने में, बीएसपी के खाने में काफी यादव वोट दर्ज हैं। इसका मतलब है कि यादव वोटों का ट्रांसफर मायावती को हुआ था, जिसका उनको लाभ हुआ। समाजवादी पार्टी के खाते में भी जाटव वोट दर्ज थे, लेकिन वो यादव वोटों के मुकाबले कम थे। यानी मायावती के वोट समाजवादी पार्टी को कम मिले, समाजवादी पार्टी के वोट मायावती को ज्यादा मिले, इसीलिए मायावती वो 11 सीटें जीत पाई। साथ में वो तर्क कुछ दे रहे हैं, तर्क उनका ये है कि हमें गठजोड़ करने से नुकसान होता है। ये तर्क गलत है, ये गलत, ये भ्रम फैलाने वाला तर्क है। 2019 का चुनाव परिणाम बताता है कि मायावती को बहुत फायदा हुआ और जैसे ही मायावती ने 2022 में किसी भी किस्म के गठजोड़ से परहेज किया, उनकी विधानसभा चुनाव में क्या दुर्गति हुई है हम सब लोग देख सकते हैं। यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार, अगर भारतीय जनता पार्टी की ही एक रिपोर्ट के ऊपर गौर किया जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ झुका, जिसके कारण भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना नुकसान सीमित करने में मदद मिली। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मायावती को गठजोड़ से नुकसान नहीं होता है, मायावती को गठजोड़ से लाभ होता है। ये 2019 का चुनाव बता चुका है और मायावती गठजोड़ नहीं करेंगी तो उन्हें नुकसान होगा, ये 2022 का चुनाव बता चुका है। और ये तथ्य केवल मैं ही नहीं जानता हूं, असंभव है कि मायावती को इस तथ्य का एहसास ना हो। तो जब उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि गठजोड़ नहीं करने पे उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम है, फिर भी वो कह रही है हम गठजोड़ नहीं करेंगे, इसका सीधा मतलब हुआ कि उनके मन में कुछ और है। वो क्या है, तो ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे मई के महीने में। लेकिन अभी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह जो गैर भाजपा वोट होगा, उसको उनके उम्मीदवार काटेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जबरदस्त तरीके से जीतने में मदद मिलेगी। देखिए, मायावती को भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई परहेज नहीं रही। पहले चुनाव को लेकर
1993 के पहले चुनाव को लेकर जब कांशीराम थे और उनके हाथ में बीएसपी की बागडोर थी और मायावती केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी, ध्यान रहे आप, तो उस चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती बीएसपी को नहीं जिता पाई थी। उस चुनाव में भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से वंचित हो गई थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता बीएसपी अच्छा नहीं जीती थी। बीएसपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा जीती थी, मध्य उत्तर प्रदेश में अच्छा जीती थी बीएसपी। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और पिछले चुनाव में भी उन्होंने एक तरह से अघोषित रूप से भाजपा की मदद की। हालांकि वो कहती है कि हमारे खिलाफ साजिशन, ये बात उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव का डेटा बताता है ये तो मायावती की जो राजनीति है वो राजनीति मेरी निगाह में इस वक्त संदिग्ध है। प्रश्न ये है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है, जो खुफिया आधार दलित ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बनता है। तो दलित ब्यूरोक्रेसी इस वक्त क्या सोच रही है? क्या वो मायावती की इस चुनावी रणनीति से सहमत है? क्या दलित ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घुमा फिराकर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत से आने में मदद करे 2024 में? अगर वो ऐसे ही चाहती है तो फिर मायावती उसी के मुताबिक अपनी रणनीति, अपनी शतरंज का खेल खेल रही है, अपने मोहरे चल रही हैं। लेकिन अगर दलित ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं चाहती है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में कुछ न कुछ कोई संशोधन करेगी और वो संशोधन ये भी हो सकता है कि वो मायावती के समांतर कोई नेता खड़ा करने की कोशिश करे। ऐसे नेता हैं जो लंबे अरसे से अपनी दावेदारियां दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उसको दलित ब्यूरोक्रेसी का कोई समर्थन न होने की वजह से वो कभी भी दलित राजनीति की मुख्य धार में नहीं आ पाते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि चंद्रशेखर रावण एक ऐसे नेता हैं जो अपनी आंदोलनकारी क्षमता से चर्चित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बीएसपी प्रधान जो राजनीति है, खासतौर से जाटव वोटरों की राजनीति है, उसमें उनका स्थान मायावती के से बहुत नीचे आता है। मायावती की साख बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़ी नेता है उनके मुकाबले। लेकिन अगर दलित ब्यूरोक्रेसी ये सोचती है कि उसे उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को बदलना है और मायावती उसके मुताबिक नहीं चल रही है, तो वो एक समांतर नेतृत्व विकसित करने की तरफ बीएसपी का जो आधार है, वामसेफ वाला, दलित ब्यूरोक्रेसी वाला, उस तरफ वो जा सकते हैं। तो फिर चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के लिए एक ओपनिंग खुलती है, एक रास्ता खुलता है अपने आप को दोबारा अपना दबदबा कायम करने का। और अगर बीएसपी में उनका रास्ता नहीं खुलता है तो फिर वो सोच सकते हैं कि फिर किसके साथ वो गठजोड़ करें। अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, अकेला चना कहां तक भाड़ झोंकेगा, तो वो किसके साथ गठजोड़ करें। और समाजवादी पार्टी को दलित वोटों में कोई दिलचस्पी नहीं है। समाजवादी पार्टी का इतिहास साफ बताता है कि ना वो दलित वोटों के लिए न कहीं कोशिश करते हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है, जो गैर भाजपा दलित वोटर हैं उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि वो कांग्रेस की तरफ देखें। ऐसे में चंद्रशेखर रावण के सामने एक ये विकल्प हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ में या तो गठजोड़ करें या वो कांग्रेस के साथ चले जाएं। इसीलिए इसी दृष्टिकोण के तहत मैंने पिछली बार कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर रावण की जोड़ी, चाहे गठजोड़ के रूप में या एक पार्टी के रूप में, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी हो सकती है। आज सवेरे ही अपने एक पत्रकार मित्र ही कह रहे थे कि अगर मैंने उनके सामने बात रखी तो वो कह रहे थे कि अरे अगर ऐसा हो जाए तो जो हम लोग जो समझ रहे हैं उसका 100 गुना ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक नजारा है जिसके बारे में अभी हम लोग इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। एक बात जो मेरे मन में आती है वो ये कि आखिर मायावती की जो मौजूदा राजनीति है उसका स्वरूप इस तरह से क्यों है? क्या इसका कारण ये है कि जो इंडिया के जो नेतागण हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेतागण हैं, उन्होंने बहुत सम्मान के साथ मायावती को आमंत्रित नहीं किया, या फिर वो सच में बहुत डरी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगी तो शायद ईडी सीबीआई का हमला होगा, या फिर वो सोच रही है कि उनका उद्धार इसी से होगा कि वो अकेले राजनीति करें? देखो, ये तो हो सकता है कि मायावती को लगा हो कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का हाथ बहुत ऊंचा है, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से फीलर्स छोड़ती, अपनी तरफ से इस प्रकार की सुगबुगाहट वो पैदा करती, तो मायावती को भी पर्याप्त तो पूरे सम्मान के साथ में उस गठबंधन में बुलाया जा सकता था। अभी भी आज उत्तर प्रदेश से लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें मायावती की सीटें तो अखिलेश की सीटों से दुगनी है। लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो मायावती भाजपा के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत है।
वो उस ताकत को दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, ये एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोग विचार कर ही रहे। तो मायावती को निश्चित रूप से बहुत अच्छा वहां पर निमंत्रण और रेस्पॉन्स मिलता, लेकिन बार बार वो लगा अपना रवैया आप साफ नहीं करती हैं, बार बार बीच बीच में कहती रहती हैं कि हम किसी से गठजोड़ नहीं करेंगे, और झूठ बोलती हैं एक तरह से कि हमें गठजोड़ से नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर यादव वोट उन्हें नहीं मिलते तो 10 सीटें तो ना जीत पाती। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन के लोगों को विचार करना चाहिए। एक बार कोशिश करके इंडिया गठबंधन की तरफ से, अखिलेश की तरफ से और दूसरे उत्तर प्रदेश के जो गैर भाजपा रणनीतिकार हैं उनकी तरफ से मायावती से बात कर लेनी चाहिए कि भाई आपका इरादा, मायावती के सतीश मिश्रा हैं और दूसरे मायावती के जो खास लोग हैं उनसे बात करके देख लेनी चाहिए कि भाई वो क्या चाहती क्या है, उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक और जो सर्वे आया था जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन उसके पहले एक और सर्वे आया था, यानी कि 2 सर्वे अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। एक ईटीजी सर्वे है और एक सी वोटर का सर्वे है, और उन दोनों में जो एक रोचक बात सामने आई है वो ये कि जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए है, दोनों के वोट में सिर्फ 2% का फासला है। ऐसे 2 सर्वेक्षणों में दिखाया गया है। हालांकि सीटों में दोनों में ही एनडीए काफी आगे है, लेकिन ये जो 2% का अंतर है, क्या वो ये दिखाता है कि अगर इंडिया गठबंधन अपने कील काटे अच्छे से दुरुस्त करे तो एनडीए को बहुत गंभीर चुनौती देने में सक्षम हो सकती है। अच्छा, अब आप इस बात पे सोचिए कि केवल 2% का फर्क है और सीटों में वो ज्यादा क्यों है इतने। उसकी वजह यह है कि एनडीए को, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को के पास दक्षिण भारत में कुछ खास नहीं है। दक्षिण भारत की जो 150 के आसपास सीटें हैं, उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। तो उसका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का जो गैर दक्षिण भारत के बाद जो भारत बना रहता है वहीं पे सारा फोकस है। वहां पर उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, और यहां पर जो इंडिया का स्ट्राइक रेट कम है। इंडिया का स्ट्राइक रेट दक्षिण भारत में ज्यादा है। अब जैसे कि गुजरात है, गुजरात में इंडिया के बारे में कोई भी सर्वेक्षण बताएगा कि वो सभी सीटें जीत लेगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पे एनडीए के बारे में कोई भी सर्वेक्षण बताएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 55 या 60 सीटें जीत सकती है। तो इसलिए उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाती है, और वोटों के मामले में वो दोनों नजदीक आ जाते हैं। इसके बावजूद सीटों में काफी आगे रहते हैं। अब अगर भाजपा को अपने वोटों इंडिया को बहुत पीछे छोड़ना है तो उसे दक्षिण भारत में कुछ करके दिखाना होगा, और इंडिया को अगर भाजपा की सीटें कम करनी है तो उसे भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत तो थोड़ा फिर भी संकट में भाजपा का फंस गया है, मणिपुर, मिजोरम वगैरह सब उसकी वजह से है। तो ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में इन लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भूमिका निकल कर आती है, यहां पर कांग्रेस की भूमिका निकल के आती है। ये 2 दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये अगर इंडिया गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन कर सके तो भाजपा के लिए बहुत दिक्कत होगी, और ये लोग अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए तो भाजपा वोटों का फर्क भले ही कम हो, भारतीय जनता पार्टी आराम से पूर्ण बहुमत की पार्टी बन जाएगी। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत में मैं करना चाहूंगा, वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि 1 महीने पहले के आसपास ट्रेन में एक जो पुलिस कर्मी थे, सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल के, उन्होंने 2-3 लोगों की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वो मुसलमान थे। अभी मुजफ्फरनगर के किसी गांव से ये खबर आई कि एक महिला शिक्षिका ने बच्चों को एक दूसरे बच्चे को पीटने के लिए कहा क्योंकि वो मुस्लिम था, और बाकायदे वो बोल रही हैं और सबसे थप्पड़ मरवा रही हैं उसे। तो ये कुछ रैंडम घटनाएं हैं या फिर ये समाज में दिखाता है कि जो नफरत है धर्म के नाम पर वो काफी गहरे तक बैठ चुका है? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, धर्म के नाम पर नफरत कहना एक सामान्य किस्म का वक्तव्य हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सभी धर्म एक दूसरे के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक मुसलमान विरोध की भावना है। इसको बहुत ही ठोस रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम रवैया है, और ये 1990 से जो हिंदुत्ववादी विमर्श, राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत से अभी तक चला है, यानी इस विमर्श को चलते चलते 30 साल हो चुके हैं, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 33 वर्ष इस विमर्श को चलते चलते हो गए हैं। ये उसका संचित परिणाम है कि आपको जगह जगह कोई किसी गोली मार रहा है, कोई किसी को चाटा मार रहा है, कहीं कोई लिंचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कौन सी मुहिम चल रही है, कभी घर वापसी की मुहिम चल रही है,
कभी शुद्धिकरण की मुहिम चल रही है, ये सब चल रहा है उसके अंदर, कभी लव जिहाद चल रहा है? तो ये उसका संचित परिणाम है और ये लगातार इस तरह की घटनाएं मुझे नहीं लगता कि ये बंद हो जाएंगी प्रकाश में आना। ये छोटी से लेकर बड़ी तक, अब जैसे चाटा मरवाना एक कम हिंसा है, हालांकि बच्चों द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। और जो एक पुलिस वाला गोली मार रहा है और साथ में फिर वीडियो भी जारी कर रहा है कि अगर रहना होगा तो योगी और मोदी के देश में मोदी को सपोर्ट करना होगा, वरना ऐसी यही तुम्हारा आश्रय होगा, इस प्रकार की बात कर रहा है। तो इसमें गेंद पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाले में है। भाई पिछले 2 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए तो एक ही है। उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको तो हमारी औरतें जाके राखी बांधे, हिंदू महिलाएं जाके उनको राखी बांधे, और उनके बारे में एक मित्र रैलियां निकाली हैं। और इस प्रकार की कोशिशें कुछ ऐसा सुनने में भी आया की जा रही हैं। पंचायत चुनावों में और स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टिकट भी दिए गए और बहुत से जीते भी उसमें। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ ये जो विमर्श चला आ रहा है इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई संशोधन नहीं है, किसी किस्म का कोई संयम नहीं है, और ना उस तरह के संयम की अपील है। इस तरह की घटनाएं आती हैं, सब लोग अपने चुप रहते हैं। तो ये दोनों ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका हल करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये उनको करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो मुसलमान विरोध की भावना है, ये उन्होंने जो मुसलमानों की तरफ मित्रतापूर्ण हाथ बढ़ाया है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं और कल हम मिलेंगे और देश के दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो हर रोज जो बातचीत हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ करते हैं उसे देख पाए और देश की राजनीति की ज्यादा बेहतर समझ बना पाए। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।